살라금 타야 근데 만원 박살내 와 이거 시다 애들 라이프 이거 लर्निंग बहुत नहीं बेहतर होनी चाहिए, ज्यादा नहीं जानदार होनी चाहिए। सोन पापड़ी देखिए, सोन पापड़ी के 10 डब्बे एक तरफ और काजू कतली का एक डब्बा एक तरफ। 100 सुनार की पर एक लुहार की। वैसे ही आपकी सालों की पढ़ाई एक तरफ और ये 10 दिन की लर्निंग एक तरफ होगी। तोल के देखोगे ना तो दावा करता हूं टॉप 10 कॉलेजेस का एमबीए एक तरफ और 10 दिन के इस करिकुलम के आगे सब हल्का पड़ जाएगा। इतना तो दूंगा कि बुढ़ापे तक आपको काम आएगा। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ाबिजनेस.com। देश के लिए जो मिशन शुरू किया, स्वागत है आप सबका। मैं सबसे बड़े मिशन में 10 डे एमबीए के डे 2 में आज दिन है दूसरा, लेकिन काम हर एक के आएगा। सबसे पहले कल का क्विक रिकैप दे देता हूं। 10 डे प्लान क्या चल रहा है मेरा। पहले दिन कल यानी कि हमने सीखा था हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। पूरी स्टार्टअप की हमने 100 दिन 1000 दिन की शुरुआती जर्नी को समझा था। अब जब आप स्टार्टअप करने उतर चुके हो, थोड़ा कस्टमर को और समझना है, मार्केट रिसर्च और प्रोडक्ट कैसे डेवलप करूं। कल सिखाऊंगा अब किस स्ट्रैटेजी के साथ बाजार जाऊं। चौथे दिन सिखाऊंगा उसको मार्केट कैसे करूं। पांचवें दिन सिखाऊंगा कैसे पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन को मजबूत करके सेल्स के लिए उतरूं। छठे दिन आप पूरा सेल्स सीख जाएंगे कि आप सेल्स करना है। सेल्स करके जब पैसा आने लगेगा, माल बिकने लगेगा, पैसा आने लगेगा, माल बिकने लगेगा, तो मैन पावर चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन बड़ी करनी तो एचआर सिखाऊंगा कैसे मैन पावर बड़ी किया जाए। आठवें दिन उस ऑर्गेनाइजेशन उस मैन पावर को प्रोडक्टिव कैसे बनाऊं। नौवें दिन अब सब प्रोडक्टिव हो गए, मैन पावर आ गई, मेरी सेल्स बढ़ गई, मार्केटिंग बढ़ गई, मेरी स्ट्रैटेजी ठीक चल रही है, तो अब बिजनेस ऑपरेशन एक्सपेंशन। अब मैं नया मार्केट में कैसे एंटर करूं और फाइनली ये सब ठीक ठाक चलता रहा, इसके लिए एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क क्या होंगे। तो आज दूसरा दिन, आज के अध्याय एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत जो कर रहा हूं मार्केट रिसर्च से। क्या मार्केट रिसर्च क्या होता है, ये सिंपल उदाहरण ले लेता हूं। जब यंग लड़के की शादी की उम्र होती है ना, या लड़की की शादी की उम्र होती है, तो इधर उधर से रिश्ते आने लगते हैं, पर उनमें से कोई एक रिश्ता समझ में आता है जिसके साथ कुंडली मिल जाती है, मांगलिक है नहीं है, गुण मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। इधर उधर से फिर उसकी पूछताछ शुरू करते हैं। लड़का कैसा है, परिवार कैसा है, मोहल्ले में कैसा नाम है, खाता पीता तो नहीं है, गुंडागर्दी तो नहीं करता है, मोहल्ले में स्टेटस कैसा है उनका, आस पड़ोस से सारी इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है। एक लाइन में यह है मार्केट रिसर्च। बिजनेस में भी यही होता है भाई, अगर मार्केट रिसर्च सही से करेगा तो कस्टमर सर्च नहीं करना पड़ेगा। मार्केट रिसर्च हो गई तो कस्टमर सर्च नहीं करनी पड़ेगी। मार्केट रिसर्च नहीं करी तो बेटा कस्टमर ही सर्च करते रह जाओगे। तो क्या होती है मार्केट रिसर्च? कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को समझना, कस्टमर कैसे डिसीजन लेता है, इस पे कल थोड़ी सी बात करी थी। उसको करते कैसे हैं, कस्टमर के इंटरव्यू लेते हैं टारगेट मार्केट में, देखते हैं क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। जब कस्टमर के साथ टेस्ट करते हैं प्रोडक्ट, तो देखते हैं जो मैंने एज्यूम किया था वो कस्टमर ने अप्रूव किया कि डिसअप्रूव किया। जितनी अच्छी मार्केट को समझ जाओगे उतनी अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी। सर्वे करो कस्टमर के साथ में। बिना मार्केट रिसर्च के जब बाजार में उतरते हो तो ऐसा है जैसे आप गाड़ी चला रहे हो आंखें बंद करके। ज्यादातर एंटरप्रेन्योर यही चीज स्किप करके अपने ट्रस्ट और अपने इंट्यूशन पे उतर जाते हैं। मेरा प्रोडक्ट, मैं मेरा करता हम इति मन्यते, अहंकार विमूढ़ आत्मा, यही गड़बड़ हो जाती है। जब अभिराज सिंह भाल ने अर्बन कंपनी शुरू करने से पहले उसने अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया था सिनेमा बॉक्स। केवल इंट्यूशन पे किया था, अपनी गट फीलिंग पे किया था, फेल हो गया। फिर मार्केट को समझ के उन्होंने अर्बन क्लैब शुरू किया जिसका नाम है आज अर्बन कंपनी। हमने भी जब बड़ा बिजनेस शुरू किया तो हमने देखा कि हिंदी में रिलेटेबल, अंडरस्टैंडेबल एंटरप्रेन्योर के लिए फिजिकल डिजिटल कंटेंट देना चाहिए। मार्केट रिसर्च क्यों चाहिए? तो ताकि ये समझ में आए क्या आपके प्रोडक्ट की जरूरत भी है कि नहीं है, कितने लोग आपके प्रोडक्ट खरीदेंगे, वो उनकी क्या उम्र है, कहां रहते हैं, क्या इनकम लेवल है, और क्या आपकी मार्केट सैचुरेटेड है, और ऐसी ऑफरिंग क्या बाजार में और भी मिल रही है, क्या उन ऑफरिंग के लिए कस्टमर कितना पे कर रहा है, क्या आने वाले समय में मेरे धंधे में कोई थ्रेट तो नहीं है, क्या टेक्नोलॉजी बदल रही है मेरे धंधे के अंदर, क्या कोई नई मार्केट खुलने वाली है, और जो मैं धंधा करने जा रहा हूं इस धंधे को बिल्ड करने के लिए जो मुझे मैन पावर चाहिए, जो स्किल चाहिए, वो अवेलेबल है कि नहीं है। जब ये चीजें समझते हो तो समझने के बाद अब क्या होता है, अब आपको यह समझना जरूरी है क्या जो आप लॉन्च करने जा रहे हो कस्टमर उसके लिए प्रीपे करने को तैयार है? नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। क्या छोटा डिपॉजिट दे सकता है? नहीं दे रहा है, चलो कोई बात नहीं। क्या एक चिट्ठी में लिख के दे सकता है जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करोगे मैं खरीद लूंगा? चलो चिट्ठी भी नहीं दे रहा है, पैसा तो दूर की बात है, डिपॉजिट दूर की बात, चिट्ठी भी नहीं दे रहा है। चलो मुंह जबानी अग्री कर देता है कि आप प्रोडक्ट लॉन्च करो मैं खरीद लूंगा, मुंह जबानी भी नहीं अग्री करा, चाहिए चलो इतना ही बोल दे कम से कम। क्या जब आप लॉन्च करोगे अच्छा लगा तो ले लूंगा? अगर ये सब बातें अभी ना है, हाँ, तो उसका मतलब हो सकता है आप कोई गलती कर रहे हो। रिसर्च के बिना एसओपीज होते हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूं। जब हनुमान जी भगवान राम का मैसेज लेकर के लंका पहुंचे सीता माता से मिलने के लिए, तो उन्होंने अपना काम तो किया लेकिन वहां पूरी रिसर्च करके आए थे। रावण की शक्ति का पूरा अनुमान लगाया था। पहले ऊपर से घूम के पूरा ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लिया उन्होंने कि सोने की लंका कैसी है। सेकंड स्टेप में उन्होंने रावण की सेना में जो बड़े लीडर्स थे, मेघनाद
उसके साथ थोड़ा बहुत युद्ध करके शक्ति को भी परख लिया, एनालाइज कर लिया। हाँ, तीसरे स्टेप में उन्होंने रावण को खुलेआम चुनौती देके उसके रिएक्शंस को भी ऑब्जर्व कर लिया। तो हनुमान जी पूरी तैयारी करके आए थे। जब हनुमान वापस श्री राम से आकर के मिले तो उनको सारी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर दिया और वो इंफॉर्मेशन के प्रोज एंड कॉन्स के बेसिस पे अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। आपको भी अगर अपने बिजनेस में विजय चाहिए तो हनुमान जी की तरह थोड़ा समझना पड़ेगा कितनी तरह की रिसर्च होती है। पहला ले लेते हैं प्राइमरी रिसर्च। प्राइमरी मतलब सीधा सीधा फर्स्ट हैंड कस्टमर से डायरेक्टली रूबरू होकर जानना, चाहे इंटरव्यू करके, ऑनलाइन या फिजिकली या फोन पे बात करके। कस्टमर के घर तक पहुंचना, देखना, उनको इंटरव्यू करना। लेगो का एग्जांपल देता हूं, आज बहुत सारी कहानियां, केस स्टडीज दूंगा आपको। लेगो क्या है? लेगो जानते हो, ब्रिक बनाने वाली छोटे छोटे बच्चों के खिलौनों की कंपनी होती है, बहुत चलती है। लेकिन लेगो के जो टॉयज होते हैं वो लड़के खरीदते हैं। गाड़ी बनाना, मकान बनाना, बिल्डिंग बनाना, वो सब लड़के खरीदते, लड़कियां नहीं खरीदती थी। तो लेगो परेशान था। लेगो गया मार्केट रिसर्च करने, लड़कियां क्यों नहीं खरीद रही भाई? उनके यहाँ 91% लड़के खरीद रहे, 9% लड़कियां खरीद रही हैं। तो उन्होंने 3,500 लड़कियों के साथ में रिसर्च किया और समझा उनकी हैबिट्स को, उनको क्वेश्चन किया, उनकी माओ को क्वेश्चन किया, बच्चों को क्वेश्चन किया, टीचर्स को क्वेश्चन किया और तब एक नया सीरीज लेकर के आए, फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स सीरीज वो लड़कियों के लिए लेकर के आए जिसमें पिंक, ग्रीन, लेमन, नियॉन, फ्लोरेसेंट, वाइब्रेंट कलर के साथ में ब्रिक कलर हुआ करते थे पहले, ईंटों वाला कलर, वो हटा करके 45 फीमेल फिगरीन्स, एसेसरीज, हेयर बैंड, पर्स, ये सब लॉन्च किए उन्होंने। और क्या हुआ? 45% ऑडियंस इनकी लड़कियां बन गई, अचानक धंधा ग्रो कर गया। ये था प्राइमरी रिसर्च। इसके बाद होता सेकेंडरी रिसर्च। आप डायरेक्ट कस्टमर से नहीं पूछ रहे, लेकिन किताब, न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट रिपोर्ट, कोई वेबसाइट पे, कोई डेटा, कोई टेलीफोन डायरेक्टरी से, कोई पब्लिक स्पीकर से, कोई बजट से, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस से, कोई ट्रेड एसोसिएशन से, कोई रिसर्च एसोसिएशन से, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कोई बैंक से। यानी कि कस्टमर से बात नहीं हो रही, दूसरों से बात हो रही है। फिर तीसरा तरीका है, आप ये देखो कि ब्रांड एडवोकेसी चेक करो, कितने कस्टमर ऐसे हैं जो आपके ब्रांड को रेकमेंड कर रहे हैं। टोटल कस्टमर में से कितने कस्टमर रेकमेंड कर रहे हैं, कितने कस्टमर टोटल बाजार में से आपको सीरियस मानते हैं, उसको बोलते हैं ब्रांड अवेयरनेस। फिर है ब्रांड लॉयल्टी, कितने कस्टमर ऐसे हैं जो आपके साथ लंबे समय तक टिका रहना चाहते हैं। फिर है ब्रांड पेनिट्रेशन, के परसेंटेज ऑफ टारगेट मार्केट में आपको कितने लोग लेना चाहते हैं। मान लो 100 कस्टमर है, उनमें से आपका माल लेने वाले कितने हैं। फिर ब्रांड परसेप्शन, ब्रांड परसेप्शन है क्या आप में क्या अलग देख रहा है कस्टमर के 100 को छोड़ के आपसे लेगा। फिर है ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू का मतलब है कि आपको एक्स्ट्रा पे करने को तैयार है कस्टमर। जैसे एप्पल है, एप्पल को बाकी सारे मोबाइल के मुकाबले आज कस्टमर एक्स्ट्रा पे करने को तैयार है, उसको बोलते हैं ब्रांड वैल्यू। तो ये मैं अलग अलग तरीके के मार्केट रिसर्च समझा रहा हूं आपको। ये पूरे के पूरे आज के एमबीए के सेकंड डे में आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। इसको इजी भाषा में भी समझाता हूं। एक होता है कैंपेन की इफेक्टिवनेस। देखो 2005-6 में वॉलमार्ट ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। क्या गलती किया? वॉलमार्ट ने एक बड़ा डाउन टर्न फेस किया था, फुटफॉल खत्म हो गया, लोग आना बंद कर दिए। तो उसका रीजन क्या था? उस वॉलमार्ट ने कैंपेन इफेक्टिवनेस में जो रिसर्च किया, उसने देखा कि उसने लिखा एवरीडे लो प्राइस। एवरीडे लो प्राइस से गड़बड़ क्या हुई? लोग कहते हैं यार ये तो चीप है, बैड है, शेमफुल है। कैंपेन चेंज किया, सेव मनी लिव बेटर, वो थोड़ा रिस्पेक्टफुल हो गया। बड़ा फर्क आया। 2010 आते आते वॉलमार्ट वर्ल्ड की लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन हो गई थी बाय रेवेन्यू, फोर्ब्स ग्लोबल ने बताया था ये। कस्टमर ने रिस्पॉन्ड इसलिए किया क्योंकि कस्टमर को अब विश्वास हो गया था ये मेरे गोल अचीव करने में मदद कर रहे हैं। और गोल क्या था? इकोनॉमिकल और रिस्पेक्टफुल फील कराना। अभी बस 4 पॉइंटर बताए हैं। खाली तो नहीं बैठे हो भाई लोग, नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? क्योंकि सेशन एंड होते ही आपको टेस्ट देना है और 75% आएगा तो आप एमबीए सर्टिफाई होंगे। तो 5वां पॉइंट, परचेज पाथ। परचेज पाथ मतलब कि जो कस्टमर खरीद रहा है उसके पेन्स और गैप्स को खरीदते वक्त एक्सपीरियंस करो। परचेज पाथ को थोड़ी देर में दोबारा कवर करूंगा, जो उसके टच पॉइंट्स उसे कवर करो। जब खरीद रहा है तो वो क्यों नहीं खरीद रहा है। एक आफ्टर शेव लोशन और परफ्यूम आया करता था ओल्ड स्पाइस का, आज से बहुत साल पहले। 70 साल पुराना ब्रांड है और लोग उसको बहुत पसंद करते थे। उस समय बहुत बड़ा ब्रांड होता था ओल्ड स्पाइस, पर सेल इनकी नीचे गिरती गई गिरती गई गिरती गई। तो ब्रांड ने क्या सोचा? मार्केट सर्वे करते हैं। जब मार्केट सर्वे किया तो जो प्रोस्पेक्ट थे, जो कस्टमर थे, उन्होंने बताया ये ना मेरे दादाजी का ब्रांड है, मेरे दादाजी इस्तेमाल करते थे, तो इसकी खुशबू सूंघ के मुझे दादाजी की याद आती है। हाँ, इट स्मेल्स लाइक अ ग्रैंडपा, इट स्मेल्स लाइक माय ग्रैंडपा। तो इनको समझ में आया, हाँ यार ब्रांड इतना पुराना है, खुशबू आज भी वही है, इन दादाजी को खुशबू सूंघी थी, आज भी वो स्मेल इसके दिमाग में रह गई है। तो उन्होंने क्या नया कैंपेन लॉन्च किया कि अगर आपके दादाजी ने लगाया नहीं होता ना और दादी जी को पटाया नहीं होता तो तुम पैदा नहीं होते बेटा। हाँ, तो थोड़ा मजाक करके कैंपेन चेंज किया और क्या बोला? इट स्मेल्स लाइक ग्रैंडपा से कर दिया स्मेल्स लाइक अ मैन, अ मैन।
सेल 27% अगले क्वार्टर में बढ़ी। क्यों? क्योंकि समझे कि गड़बड़ क्या थी। अगर आपको भविष्य को जीतना है तो आपको इतिहास को थोड़ा जानना पड़ेगा। मैं और आसान तरीके बताता हूँ, कई सारे तरीके बताऊंगा कि मार्केट को समझा कैसे जाता है। एक कंपनी कॉल्ड स्टारबक्स लार्जेस्ट कॉफी हाउस चेन है, आप जानते हैं। पिछले 12 सालों में स्टारबक्स ने एक मॉडल शुरू किया मिस्ट्री शॉपिंग, मार्केट को समझने का। मिस्ट्री शॉपिंग क्या होता है? मिस्ट्री शॉपिंग होता है, ये इन्होंने एक टीम बनाई और वो टीम इनके स्टोर पे जाती है और वो टीम आउटसोर्स टीम है, बाहर की टीम है। जैसे पुराने समय में राजा महाराजा हुआ करते थे ना, वो भेष बदल के प्रजा के बीच में जाके चेक करते थे प्रजा सुखी है कि नहीं। ऐसे ही भेष बदल के ये टीम को भेजते हैं जो जाकर के एक 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 आउटलेट पे 4 बार जाएगी, एक सुबह के टाइम पे और फीडबैक नोट करते रहेगी चुपचाप। दूसरा जब शाम को आउटलेट बंद हो रहा हो, तीसरा जब आउटलेट बहुत बिजी हो, चौथा जब आउटलेट एकदम खाली पड़ा हो। तो 4 समय पे अलग अलग जाते हैं और जाकर के वहां की क्लीनलीनेस चेक करते हैं, पार्किंग चेक करते हैं, अंदर का बाथरूम हाइजीन चेक करते हैं, स्टोर हाइजीन चेक करते हैं, देखते हैं पेस्ट्री फूड वगैरह ठीक से लेबल लगा है कि नहीं लगा, चेक करते हैं कि काउंटर क्लटर फ्री है या काउंटर थोड़ा गंदा हो गया है, चेक करते हैं कि एंट्री पे वेलकम किया कि नहीं किया गया। स्टारबक्स में मेरे को तो नोट्स बनाते रहते हैं। एग्जिट पे निकलते वक्त देखते हैं कि भाई स्टारबक्स की टीम ने मुझे थैंक यू बोला कि नहीं बोला। ये खाली बैठा हुआ हूं मैं तो कोई आके ऑर्डर ले रहा नहीं ले रहा, ऑर्डर को रिफिल को पूछा कि नहीं पूछा, स्माइल कितना किया, मेरा नाम याद रह गया नहीं रह गया, कितने कर्टियस हेल्पफुल है, टर्न अराउंड टाइम चेक करते हैं, कितनी जल्दी ऑर्डर मेरा फुलफिल हो रहा है, स्टाफ का बिहेवियर चेक करते हैं। तो स्टारबक्स जो है ना, ये भी कहता है कि जो टीम है उसको बोलते हैं जब बहुत जरा भीड़ हो ना तो गलत क्रेडिट कार्ड पकड़ा देना, तो सामने वाला झुंझुलाएगा, नहीं झुंझुलाया तो एक काम करो, एक नॉन फंक्शनल डेबिट कार्ड दे दो। अब तीसरे में फिर कैश देना हो तो $1 का खर्चा हो या $2 का खर्चा हो, $100 का नोट देना, देखो कैसे बिहेव करते हैं। नहीं उसके बाद फिर फाइनली उनको सही अमाउंट दे देना और उसके बाद देखो कि वो रिसीट यानी कि रसीद दे रहा है कि नहीं दे रहा। ये सारी चीजें चेक करते थे और उसके बेसिस पे कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करते थे। क्यों? क्योंकि फीडबैक लेके, इसको बोलते हैं मार्केट रिसर्च। भैया मैनुअल जरूर खोल के रखना, फिर याद दिला रहा हूं, बार बार नहीं याद दिलाऊंगा। पीडीएफ से काम नहीं चलेगा, प्रिंट आउट लेके रखो हर बारी, हर एक सेक्शन पे प्रिंट आउट अपने सामने रखो, क्योंकि स्क्रीन पर आपको पेज नंबर डिस्प्ले होता जा रहा है और मैं अपनी स्पीड से बोलते जाऊंगा, फिर आप मिस कर जाओगे। बाद में मैनुअल के साथ आप अच्छा समझ जाओगे, वहीं पर आप अपना स्क्रिबलिंग करते रहोगे। फिर क्या है, एक होता है कन्वीनियंस ओवर कॉस्ट वर्सेस कॉस्ट ओवर कन्वीनियंस। कुछ कस्टमर है वो कॉस्ट से टेंशन नहीं, उनको कन्वीनियंस चाहिए। कुछ कस्टमर है अरे कन्वीनियंस दो ना दो भैया, पैसा कम लगना चाहिए। आपका कस्टमर कौन है उसका मार्केट रिसर्च करो। जैसे स्केचर जूता होता है, स्केचर जूता क्वालिटी में अच्छा नहीं है, अगर रनिंग करोगे स्केचर जूता पहन के ना, स्पोर्ट्स का जूता होता है 5-6 हजार रुपए का जूता आता है और एवरेज 7 हजार रुपए का, वो फट जाता है जल्दी। वो जाना जाता है कंफर्ट के लिए, क्योंकि उसका जो सोल है अंदर, पतावा होता है जो अंदर, वो बहुत कंफर्टेबल होता है, मेमोरी फोम होती है उसमें। हाँ, तो वो क्या है, वहां पे कस्टमर इसलिए खरीदता है स्केचर क्योंकि कन्वीनियंट बहुत है, कॉस्टली को टेंशन नहीं लेता। दूसरी तरफ एक और उदाहरण देता हूं, सत्तू सुना है आपने? बिहार में प्रोटीन का बड़ा अच्छा ड्रिंक माना जाता है, एनर्जी का बड़ा अच्छा सोर्स माना जाता है। उसकी वो इतना महंगा नहीं होता, लेकिन बीच में कुछ स्टार्टअप आए, उन्होंने क्या किया, टेट्रा पैक में सत्तू 130-140 रुपए का डब्बा बेचना शुरू कर दिया। बिका ही नहीं, क्योंकि सत्तू खरीदने वाला कॉस्ट ओवर कन्वीनियंस देखता है। वो देखता है जो चीज 20 रुपए की, ये 120 रुपए में बेच रहा है। सत्तू पीने वाला ऑडियंस अलग है। तो कस्टमर को जब तक नहीं समझोगे आप, एक होता है फूड ओवर फीलिंग, एक होता है फीलिंग ओवर फूड। तो कस्टमर फूड के चक्कर में आया या फीलिंग के चक्कर में आया? जैसे बारबेक्यू नेशन जाओ तो आपके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं सारे, आकर के मॉब फ्लैश डांस करते हैं खूब, वो फीलिंग के लिए लोग जाते हैं। खाना तो ठीक है वहां पे, लेकिन फीलिंग के लिए। लेकिन आप वैष्णो भोजनालय जाओ तो वहां पे ए रामू लगाए पराठा भैया क्या कर ले, हाँ, तो वो जो है वहां पे फूड इंपॉर्टेंट है, वो उनको फीलिंग वीलिंग नहीं है। वो कैसा भी है आकर के गमछा लेकर के क्या खाएंगे, बटर मसाला, ये मसाला वो मसाला, सब बोलता है ना वो ऐसा। तो वो वहां पे ना ऑर्डर आपसे प्यार से नहीं भी लेगा, लेकिन तो भी जाते हैं, क्योंकि वो ऑडियंस अलग है। तो अपने कस्टमर को पहचानना है और ऐसे कन्वीनियंस क्रिएट करनी है कि आप उसकी जिंदगी में नेसेसिटी बन जाओ। जहां कस्टमर पहले आता है वहां कस्टमर जीवन भर रह जाता है। कंज्यूमर बिहेवियर की एक और कहानी सुनाता हूं। लिस्टरीन नाम का प्रोडक्ट है, लिस्टरीन। डॉक्टर जोसेफ लॉरेंस ने डेवलप किया था 1879 में। लिस्टरीन जिससे माउथ वॉश किया जाता है आज की डेट में। तो वेस्ट में इसको बहुत पॉपुलैरिटी मिली। क्यों वेस्ट में पॉपुलैरिटी मिली? क्योंकि जो डॉक्टर जोसेफ ये जानते थे कि यहाँ पे इस देश में किसिंग, लिप टू लिप किसिंग बहुत चलता है। तो वहां पे किस करने से पहले इसको इस्तेमाल करने को ब्रांड किया गया, उनके देश में बहुत चल गया, बहुत चला। इंडिया में 1920s में आया, फेल हो गया, क्योंकि किस करना पब्लिक में, तो तब पहले की पिक्चरों में भी 2 फूल टकराते हुए दिखा दिया करते थे, है कि नहीं? वो ये गलत माना जाता था कि किसिंग से पहले आप इसको यूज करो, तो मतलब तो बाद में उन्होंने रीलॉन्च किया लिस्टरीन को।
एक जर्म्स जो होते हैं जो माउथ कॉजिंग जिससे बैड ब्रेथ होता है उसके क्योर के लिए इसको लॉन्च किया गया। हेलिटोसिस बोलते हैं इस बीमारी को। और जब तब लेकर के आए आज भी लिस्ट्रीन को एंटीसेप्टिक ट्रीटमेंट फॉर बैड ब्रेथ की तरह यूज करते हैं। इसलिए नहीं कभी पोजीशन किया गया। भारत है ये, भारत में ये नहीं बोलेंगे कि आपको किसी लड़की को किस करना है तो पहले लिस्ट्रीन यूज करो ना, आज भी नहीं करते वो। तो ये कस्टमर को पहचानने के तरीके हैं। आज कई बार ये भी होता है, इतना इंटेलिजेंट होते हैं कि भाई आज ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा लेकिन इसकी तैयारी अगर मैं सस्ते में कर लूं आज से कुछ कुछ साल के बाद चल जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आज कहानी, आज बहुत सारी केस स्टडी देने वाला हूं। इतनी लर्निंग, इतनी सारी केस स्टडी, इतनी स्पीड से इसमें एक एक केस स्टडी में एमबीए में एक एक लेक्चर में एक केस स्टडी नहीं दे करा पाते हैं। मैं आपको कम से कम 20 कहानियां केस स्टडी सुनाऊंगा आपको आज में ही। एक है टाइमिंग बेस्ड पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी जिसको बोलते हैं प्रिडिक्टिव अडॉप्शन। इसमें मैं बिस्लरी की कहानी सुनाऊंगा। बिस्लरी आज सिनोनिम है पानी के साथ में। बिस्लरी सिग्नर बिस्लरी नाम के आदमी ने लॉन्च किया था, इटालियन केमिस्ट था, बाद में बिजनेसमैन बन गया था, इटालियन केमिस्ट है। और उस समय इसको उन्होंने लॉन्च किया था कि अल्कोहल की रेमेडी थी कि हैंगओवर हो जाए तो बिस्लरी पी लो, क्योंकि इसके अंदर सिंकोना हुआ करता था जो हर्ब्स एंड आयरन सॉल्ट्स के साथ हुआ करता था। जब इंडिया लेकर के आए कि भाई तुम्हारे को शराब पीने के बाद हैंगओवर हो तो बिस्लरी पी लो, तो फ्लॉप हो गया। क्यों? क्योंकि इंडिया में तो शराब पीते हैं चढ़ाने के लिए कि भाई चढ़ नहीं रही, मेरे को थोड़ा और दे और दे। दुनिया भर में लागर बियर होती है, इंडिया में सुपर स्ट्रॉन्ग बियर होती है। इंडिया ऐसा देश है जहां जब तक बियर भी सुपर स्ट्रॉन्ग नहीं करो खरीदेगा नहीं। क्यों? बियर पी के चढ़ी नहीं, शौक के लिए नहीं पी रहा, वो चढ़ाने के लिए पी रहा है। और उन दिनों इंडिया में चाय और पानी चलता था, शराब इतनी चलती भी नहीं थी, तो नशा उतारे किसका वो। तो बिस्लरी का प्लांट सेटअप 1965 में इन्होंने किया। तो तब इन्होंने बाद में पानी का प्लांट किया 1965 में सेटअप, फिर से फेल हो गया क्योंकि उस टाइम पे पानी अबंडेंस में अवेलेबल था, लोगों का इम्यून सिस्टम अच्छा था और लगा क्या पानी कौन खरीदेगा। तो इन्होंने क्या किया, फिर फॉरेन टूरिस्ट को टारगेट करना शुरू किया, 5 स्टार होटल्स को टारगेट करना शुरू किया, रिच एफ्लुएंट फैमिलीज को टारगेट करना शुरू किया, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट को टारगेट करना शुरू किया। बहरहाल ले देकर के नहीं चल पाया, बिस्लरी फ्लॉप हो गया। तब जो मैं बता रहा हूं कस्टमर का आने वाले बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना, 4 लाख रुपए में रमेश चौहान जो पार्ले के मालिक थे, इन्होंने बहुत सस्ते में वो प्लांट खरीद लिया और बोला कि जब तक मैं पार्ले का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिल्ड करता रहूंगा बिस्लरी को ठंडा ठंडा रहने दो, चलने दो। और आगे चल के जैसे ही टाइमिंग बेस्ड पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी होगी तो कस्टमर के बिहेवियर को पहचान गए थे। उन्होंने बिस्लरी की सारी रिसर्च कर ली थी और लेटर जैसे ही राइट टाइम आया वाइल्ड फायर की तरह बिस्लरी स्प्रेड हुआ। आज ठंडा मतलब कोका कोला, लाइफ इंश्योरेंस मतलब LIC, मिनरल वाटर मतलब बिस्लरी। पार्ले के साथ में ये रिनाउंड ब्रांड बन गया और इतना रिनाउंड हो गया कि बाद में बेलसरी, ब्रेसली, ऐसे अलग अलग प्रकार के फेक प्रोडक्ट भी बिस्लरी के आने लगे। देखो फेक भी उसी का आता है जिसका बहुत नाम हो जाता है। तो कस्टमर को पहचानने के अलग अलग तरीके बता रहा हूं। आपको पास कौन सा काम आएगा ये पूरी नॉलेज होनी जरूरी है, ये कहानियां समझनी जरूरी है, ब्रांड्स कैसे ग्रो करे वो कहानियां समझनी जरूरी है, जिनमें से कोई चीज आप पिकअप करोगे। देखो एक ब्रांड है फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली पहले विटामिन फॉर्मूला क्रीम की तरह 1970s में इंडिया में आया और अवेयरनेस किसी को थी नहीं विटामिन क्रीम की। विटामिन C चेहरे पे लगाया जाता है, विटामिन C कंज्यूम भी किया जाता है बॉडी के अंदर और चेहरे पे भी बहुत लगाया जाता है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं थी। और 1970s में किसको पता था विटामिन फॉर्मूला, तो ये नहीं चल पाया। और इंडियन उन दिनों इन्होंने ऑब्जर्व किया, मार्केट रिसर्च किया और समझ में आया कि इंडिया में गोरा दिखना कितना इंपॉर्टेंट है कि काली लड़की अगर हो तो उसकी शादी नहीं होती, नौकरी नहीं लगती, कॉन्फिडेंस नहीं रहता। बल्कि इतना ऑब्सेशन था कि हमारे यहाँ तो बच्चे भी गुड़िया गोरी खरीदते हैं, काली नहीं खरीदते। इनफैक्ट जब बच्चे कैरम भी खेलते हैं तो कैरम में काली गोटी के 10 नंबर और सफेद गोटी के 20 नंबर होते थे। इन्होंने बॉलीवुड को स्टडी किया, बॉलीवुड में देखा ऑब्सेशन विद फेयर स्किन इतना ज्यादा था कि गाने भी ऐसे ही बनते थे, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग, जैसे गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, हाँ गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरी है कलाइयाँ। गाने भी वैसे ही बनते थे, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले। मतलब इतना आदमी मरे जा रहा है कि उसको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, जस्टिफाई करना पड़ रहा है। हाँ ओ गोरी गोरी ओ बाकी छोरी कभी मेरी गल, तो कितने सारे गाने। वो उन्होंने जब वो देखा ये कि गोरिया रे मेरा दिल चुरा, मैं गोरी पे याद करूं तो कितने गाने मैंने बचपन में सुने हैं। हाँ गोरिया चुराना मेरा चुरा के दिल मेरा, गोरिया चली। तो फेयर एंड लवली को समझ में आया कि फेयरनेस डार्क कम्प्लेक्शन के ऊपर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो विटामिन फॉर्मूला क्रीम का नाम बदल के फेयर एंड लवली क्रीम रख दिया। इतना मैसिव हिट हुआ कि यूनिलीवर ने बाद में मेलानिन सप्रेसर, जो एक मेलानिन जिससे गोरापन रहता है, उस केमिकल को फेयर एंड लवली के साथ में पेटेंट इन्होंने करा लिया। और 80% मार्केट शेयर फेयरनेस क्रीम का कैप्चर कर लिया। बाद में मल्टीविटामिन, एंटी मार्क्स, विंटर केयर, नेचुरल ग्लो, आयुर्वेद, सन प्रोटेक्शन, फेयर, कितने सब में घुस गए। लेकिन एक समय आया कि किसी एक लड़की ने बैंगलोर में इनके ऊपर केस कर दिया
और इनके ऊपर ऑनलाइन बैकलैश बहुत आया, रेसिज्म का बैकलैश आया कि गोरे काले में भेद करने का बैकलैश आया। यूनिलीवर ने बाद में फेयर वर्ड ड्रॉप किया फेयर एंड लवली से, ब्लैक इज ब्यूटीफुल कैंपेन लेकर के आया। तो जैसे जैसे मार्केट बदली वैसे वैसे बदले, तो फेयर एंड लवली का नाम बदल के कर दिया उन्होंने ग्लो एंड लवली। तो कैसे कैसे मार्केट को समझा और तब भी बहुत आगे रहे, आज भी बहुत आगे हैं। एक बात आपको बता देता हूं, बीच बीच में याद जरूर दिलाऊंगा कि महंगी चीजों पर जितना डिस्काउंट लगा दो महंगी लगती है। 50% डिस्काउंट के बाद भी ज़ारा की जैकेट महंगी लगती है, लोगों की जेब ठंडी कर देती है। नाइकी के एक जूते में महीने की सैलरी खराब हो जाती है। तो पढ़ाई भी इतनी महंगी है कि कोर्स के चक्कर में स्टूडेंट कंगाल हो जाता है। आज की केस स्टडी सुन के आप कहेंगे कि इसके मैं पैसे भी दे सकता हूं, इतनी केस स्टडी दे रहा हूं, इतनी केस स्टडी दे रहा हूं। मैं पैसे ले नहीं रहा स्टैंडे एमबीए में, लेकिन आप पैसे अगर मैं ले लेता तो भी आप खुश होते, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूं आपको। ये कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको मार्केट रिसर्च के अब मैं सक्सेस बताए, कुछ फेलियर से बताता हूं। फेलियर कैसे होते हैं? देखो, अगर डिमांड अगरबत्ती की है और आप सप्लाई चाय पत्ती करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर डिमांड बटर की है, आप सप्लाई मटर करोगे तो भी गलत हो जाएगा। अगर डिमांड पेंसिल की है, आप सप्लाई यूटेंसिल करोगे तो गलत हो जाएगा। कस्टमर डिमांड का रिप्लाई और आपका सप्लाई मैच होना चाहिए। कस्टमर की डिमांड का क्या रिप्लाई है और आपका क्या सप्लाई है। हाँ, अनुमान मत लगाओ, रिसर्च करो, अच्छे बच्चों की तरह बने रहना। अब बताऊंगा मार्केट रिसर्च के वो फेलियर जिससे कस्टमर के मूड को जो ठीक से नहीं समझ पाया बर्बाद हो गए। पहला एग्जांपल देता हूं मैकडॉनल्ड्स का। मैकडॉनल्ड्स ने अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट कर दी गलती से। मैकडॉनल्ड्स को थोड़ा सा फीडबैक क्या मिला कि आपके खाने में बहुत कैलोरी है, बहुत कैलोरी, हाई फैट मील है, हाई फैट मील है, बर्गर फ्रेंच फ्राइज। इसने कहा मैं हेल्दी सैलेड लेके आता हूं। मैकडॉनल्ड्स ने उसको लगा आइडिया बड़ा अच्छा होने वाला है और इसको मैं कैपिटलाइज करता हूं, राइजिंग ट्रेंड है इस समय हेल्दी लिविंग का। सैलेड लेकर के आया मैकडॉनल्ड्स और कस्टमर ने को सैलेड पसंद नहीं आए, क्योंकि कस्टमर मैकडॉनल्ड्स को फ्रेंच फ्राइज और बर्गर के लिए जानता था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा सैलेड पसंद नहीं आ रहे, चलो सैलेड को और टेस्टी बनाते हैं। उन्होंने उसमें कई फ्लेवर ऐड कर दिए, सॉसेज ऐड कर दी, ड्रेसिंग ऐड कर दी, फ्राइड चिकन और मीट ऐड कर दिया। फर्क क्या पड़ा? ड्रेसिंग सारी और सॉसेज ऐड करने के बाद सैलेड जो है ना उनका, उसकी कैलोरी बर्गर और फ्रेंच फ्राइज से भी ज्यादा हो गई। सैलेड की कैलोरी ज्यादा हो गई। अनफॉर्चुनेटली सैलेड इनके लिए बहुत बड़ा वर्स डिसीजन रहा। इनके जो है बाद में रिसर्च ने बताया इनका फोकस गलत हो गया था, आइडेंटिटी को शिफ्ट कर लिया। और क्या बोला, जो क्रिस थे इनके प्रेसिडेंट और सीईओ मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन के, वो बोले कि हेल्दी सैलेड हमारी सबसे बड़ी गलती थी, हमारा मार्केट रिसर्च का फेलियर था, वर्स्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी थी। हेल्दी सैलेड को उन्होंने डिसकंटिन्यू किया और बर्गर फ्राइज आज तक चल रहे हैं इनके, क्योंकि वो उनकी आइडेंटिटी है। इसको बोलते हैं ब्रांड एक्सटेंशन। आप ब्रांड को एक्सटेंड करके कोई नई चीज लेके आओगे, गड़बड़ कर जाओगे। आइडेंटिटी शिफ्ट नहीं करते। कोलगेट ने भी ये गलती करी थी। कोलगेट फ्रोजन फूड में आ गया। जब कोलगेट फ्रोजन फूड में आया, लोगों को लगा, कोलगेट ने सोचा रात को ब्रश करने से पहले ये पहले कोलगेट खा ले, फिर कोलगेट से ब्रश कर ले। लोगों ने कहा यार ये क्या बकवास है, कोलगेट कोई खाने की चीज थोड़ी है। कोलगेट को तो कितनी भी टेस्टी क्यों ना थूकना ही होता है। तो लोग विश्वास ही नहीं कर पाए, ब्रांड के साथ एसोसिएट नहीं कर पाए, और ये ब्रांड एसोसिएशन एक्सटेंड नहीं हो पाया, जिसके कारण सारा फ्रोजन फूड बर्बाद हो गया। आज एमबीए के प्रोफेसर इसको क्लासिक लेसन बताते हैं मार्केट रिसर्च और ब्रांड एक्सटेंशन में, कि कस्टमर रैडिकली आपके ब्रांड को शिफ्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि जो आपकी आइडेंटिटी है उससे अचानक शिफ्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं बड़ा बिजनेस हूं और बड़ा बिजनेस कंपनी में जीन्स बेचना शुरू कर दूं, दिक्कत हो जाएगी। मैं बड़ा बिजनेस के खाने के पैकेट बेचूं कि ये जी हम बेच रहे हैं बड़ा बिजनेस सैलेड, ये क्या बकवास है। आपका आइडेंटिटी बड़ा बिजनेस है। मार्केट रिसर्च फेलियर में आइडेंटिटी के अंदर एक और उदाहरण देता हूं आपको, पतंजलि का। पतंजलि परिधान स्टोर आए, सब कुछ बेच रहे थे, सैफरन लंगोट से लेके संस्कारी स्कर्ट तक। और जो जीन्स है वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, ये पतंजलि की जीन्स लेकर के आए। और जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, स्वदेशी जीन्स, सैफरन लंगोट, संस्कारी स्कर्ट। तो पतंजलि जो है ना, उसने इंडियनाइज्ड वर्जन लाने की कोशिश करी। अब पतंजलि का कस्टमर कौन है पहले समझो। देखो, जो लोग लिवाइस पहनते थे वो पतंजलि की जीन्स कभी नहीं पहनेंगे, उनको लिवाइस ही पहननी है। और जो पतंजलि का कस्टमर था वो धोती कुर्ते पजामे वाला था, वो जीन्स वैसे भी नहीं पहनता था। तो ये लिवाइस का कस्टमर ला नहीं पाए, अपने धोती और कुर्ते पजामे वाले कस्टमर को जीन्स पहना नहीं पाए, ये बीच में अटक गए, फंस गए। तो ये इनकी आइडेंटिटी ही नहीं थी। एफएमसीजी में, खाने पीने की चीजों में ये किसी को भी टफ कंपटीशन दे सकते थे, नेस्ले को भी, कोलगेट को भी, क्योंकि फूड कैटेगरी, शॉपर्स बोले कि भाई फूड कैटेगरी में हमारे को विश्वास है बाबा जी पे, क्योंकि बाबा जी के पास में नॉलेज है योगा का, हर्बल मेडिसिन का, तो हम पतंजलि के खाने के आइटम ले सकते हैं, दवाइयां ले सकते हैं, पतंजलि की जीन्स नहीं पहनेंगे। तो पतंजलि ने यही गड़बड़ कर दी कि भाई अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में सस्ती जीन्स लोगों तो और भी मिल रही थी,
तो पतंजलि जहां पे गया वहां पे इनका कस्टमर इनके पास आया नहीं, क्योंकि उसको जीन्स की आदत नहीं है, और जो जीन्स पहनने वाला है वो ये बोलता था कि भाई मुझे ऑर्गेनिक जीन्स नहीं चाहिए, मैं डिस्काउंट का वेट कर लूंगा लीवाइस के। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने बोला लीवाइस पे डिस्काउंट का मैं 1 साल वेट कर लूंगा, लेकिन पतंजलि की जीन्स नहीं पहनूंगा, तो बीच में आगे फंस गए। तो अपनी आइडेंटिटी के को मार्केट रिसर्च करना चाहिए। हार्ले डेविडसन भी एक बार हार्ले डेविडसन की बिस्किट ले आया, कुकीज ले आया, फेल हो गया। वर्जिन एयरलाइंस, आप जानते हैं वर्जिन एयरलाइंस के ऊपर मैंने केस स्टडी भी बनाई हुई है, वो लड़कियों के कपड़े ले आया, वाटर प्यूरिफायर ले आया, नहीं चलेगा। कैडबरीज चॉकलेट एक बार कैडबरीज के आलू ले आया, मैश्ड पोटैटो, कहां चलेगा। लीवाइस जीन्स एक बार लीवाइस के सूट भी ले आया, कोट पैंट लीवाइस के। अब लीवाइस को जीन्स के लिए जानते हैं, कोट पैंट के लिए नहीं। इसीलिए मैगी नूडल्स का मैगी पास्ता नहीं चलेगा, सैमसोनाइट लगेज का सैमसोनाइट जैकेट नहीं चलता, चीटोस चीज बॉल्स का चीटोस लिप बाम नहीं चलता। ये कई सारे ऐसे ब्रांड हैं जिन्होंने गलतियां करी, और इन गलतियों से आपको सीखने को मिलता है, और जिनको मैं क्रिस्प करके, मैं सैकड़ों हजारों दिनों की पढ़ाई को क्रिस्प करके 10 दिन में लेकर के आया हूं। मैं न सिर्फ वो बताता हूं जो करना जरूरी है, बल्कि वो भी बताता हूं जो नहीं करना चाहिए। जैसे आपको लास्ट तक बने रहना और कहीं नहीं जाना, क्योंकि आगे समझाऊंगा आपको मैं कस्टमर सेंट्रिसिटी। कस्टमर सेंट्रिसिटी क्या होती है? कस्टमर सेंट्रिसिटी है कस्टमर के दृष्टिकोण से देखना। ओयो जो है हमारे देश का ब्रांड, उसने होटल इंडस्ट्री को किल नहीं किया। होटल की लिमिटेड अवेलेबिलिटी और प्राइस ऑप्शंस नहीं होने के कारण बर्बाद हुआ। अमेज़न ने जाके रिटेलर्स को बर्बाद नहीं किया, रिटेलर्स ने कस्टमर सर्विस नहीं दी, इसलिए बर्बाद हुआ। इसको बोलते हैं कस्टमर सेंट्रिसिटी। उबर ने टैक्सी के धंधे खत्म नहीं किए, टैक्सी अवेलेबल नहीं थी, लिमिटेड टैक्सी थी, फेयर कंट्रोल करते थे, इसलिए हुआ। तो मार्केट रिसर्च को समझो। पहले जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करने जाते हो तो मार्केट रिसर्च को समझते हो। मार्केट रिसर्च किया तो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। जैसे क्या होता है कि जब मोबाइल में, मैं भी मोबाइल यूज करता हूं, नया वर्जन आता है, हम तुरंत फोन अपडेट पे लगा देते हैं, कोई नया फीचर मिस ना हो जाए, अरे भैया नया अपडेट ले लो। तो पीछे रह के कौन पछताना चाहता है? तो पहले शैम्पू को सिर्फ सैशे मिलते थे, डव ने उसमें कंडीशनर भी अटैच कर दिया, कुछ नया किया। पहले सिर्फ नॉर्मल ओट्स आते थे, अब उसमें वेजिटेबल्स भी ऐड कर दिए। और ये सिर्फ रिसर्च से ही पॉसिबल होता है, क्योंकि वो आपको अवेयर कराता है। इसीलिए डिसीजन गेस करके नहीं, रिसर्च करके लो। अब आपने रिसर्च किया, अब आप प्रोडक्ट डेवलप करने जा रहे हो। ये आपका दूसरा अध्याय आज का। प्रोडक्ट डेवलप कैसे करते हो? डिजाइन थिंकिंग के थ्रू करते हो। सो प्रोडक्ट को डेवलप करते हुए डिजाइन थिंकिंग की सोच ये एप्पल ने शुरू करी थी। डिजाइन थिंकिंग, हाँ, पहले उससे पहले आपको समझना पड़ेगा MVP, जो मैंने कल भी थोड़ा बताया था, MBVP, मिनिमम बिजनेस वायबल प्रोडक्ट, कल इसके बारे में थोड़ी सी बात करी थी कि जो मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट होता है, ये इसमें आपको ये चेक करना होता है कैसे पता चलेगा कि मिनिमम वायबल है कि नहीं है। यानी मिनिमम वायबल का मतलब कम से कम ये कस्टमर को हमने ये देख लिया ये वायबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी। वो इससे पता चलेगा कस्टमर इसको बार बार खरीदने को तैयार है, यूज करने को, रिपीट कर करके यूज करने को तैयार है। उसका डेटा कलेक्ट करना होता है कि कस्टमर इसको इस्तेमाल करते हुए कितना एंगेज हो रहा है, जो भी चीज आपने लॉन्च करी कितना एंगेज हो रहा है, क्या वो आपके प्रोडक्ट की एडवोकेसी मतलब वकालत करने को तैयार है सड़क पे। तो वो डेटा कलेक्ट करना है, और उससे आपको ट्रेंड मिलने शुरू हो जाएंगे, ताकि आप इसको आगे लेके जा सके। एक ही तरीका है, सबसे ज्यादा तेज सीखो तभी सबसे ज्यादा आगे बढ़ोगे। तो वो डेटा से सीखोगे कि कस्टमर क्या कह रहा है। गलतियां जो करी है, गलतियों से नातेदारी नहीं, उसको सुधार करके समझदारी है सही। आप कहो कोई आसान तरीका बताओ, मैं आपको 8 चीजें बताता हूं फटाफट से कि कस्टमर्स का डेटा मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कैसे लोगे। पहला, एग्जिस्टिंग डेटा जो है उसको एक बार पढ़ लो। दूसरा, जो लोग बेच रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज, इंटरनल स्टेक होल्डर, उनको इंटरव्यू करो कि बेचते वक्त उन्हें क्या एक्सपीरियंस आ रहा है। तीसरा, जब कस्टमर खरीद रहा हो और खरीद के यूज करते वक्त उसे कोई पेन या गैप आ रहा है। चौथा, कस्टमर के जितने टच पॉइंट्स हैं खरीदते वक्त, जितने भी टच पॉइंट क्या होते हैं खरीदते वक्त, आपके बारे में, ब्रांड के बारे में देखता है, सर्विस के बारे में देखता है, आपकी एड्स देखता है, सब कुछ देखता है। पांचवा, कस्टमर के हो सके तो घर जाकर के मिलो जब वो यूज कर रहा है उन दिनों। छठा, आप इंटरव्यू कर लो 10 12 15 कस्टमर्स के इकट्ठे। सातवां, कंपटीशन को एनालाइज कर लो। आठवां, फीडबैक फॉर्म्स लो। फीडबैक फॉर्म्स कैसे लोगे? फीडबैक लोगे आप यूजर की रेटिंग से ले सकते हो, यूजर के एंगेजमेंट से, ऐप कितनी डाउनलोड हो रही है, रिटेंशन, रीपरचेज कैसा है, जितने यूजर हैं उनमें से कितने यूजर एक्टिव हैं। जैसे मान लो आपके पास में 10,000 कस्टमर है, 10,000 में से एक्टिव कस्टमर कितने हैं जो बार बार आते हैं, उसमें से पेइंग कस्टमर कितने हैं, और एवरेज रेवेन्यू कस्टमर कितना आ रहा है। ये सब जब आप डेटा चेक करते हो ना, मैं भी इसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी किया। मैंने एक BB कोच लॉन्च किया था, बड़ा बिजनेस कोच, जिसमें आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा लॉन्च किया था। तो कस्टमर के लिए मैंने और वैल्यू क्रिएट किया, क्योंकि कस्टमर ने मुझे फीडबैक दिए कि हम बिजनेस प्रॉब्लम की एक्यूरेट सोल्यूशन दे फिंगर टिप्स पे। तो मैंने क्या चीजें ऐड करी, जैसे मैंने अपने आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा को और कॉन्वर्सेशनल बना दिया। अगर आप ठीक से सवाल नहीं पूछ पा रहे तो मैं आपसे सवाल पूछ लूंगा। मैंने उसको मल्टी लैंग्वेज कर दिया, और अब धीरे धीरे क्या कर रहा हूं, मैं उसको स्पीच टू टेक्स्ट कर रहा हूं कि आप लिख नहीं पा रहे तो आप ऑडियो में बोल दो, अपने आप टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो ये मेरा एक वायबल प्रोडक्ट बना, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना। आज वो मैंडेटरी प्रोडक्ट बन गया है। कहानी को और आगे बढ़ाते हैं डिजाइन थिंकिंग की तरफ। डिजाइन थिंकिंग मैंने बताया था एप्पल ने शुरू किया था। जैसे स्वेटर में हुडी जोड़ दिया ताकि एक्स्ट्रा कैप ना खरीदनी पड़े। जैसे फूड आउटलेट्स ने माइक्रोवेव कंटेनर के अंदर खाना डिलीवर करना शुरू कर दिया ताकि खाना गर्म का गर्म मिल जाए। हाँ, आपको एक्स्ट्रा तकलीफ ना लेनी पड़े। जैसे डिजाइन में कस्टमर की कन्वीनियंस का जब गुण होगा तो डिमांड 2 गुना होगा, आपका डिमांड बढ़ जाएगा। तो डिजाइन थिंकिंग मतलब एम्पैथी के साथ सोचना, एम्पैथी के साथ समझना डिजाइन थिंकिंग को। जो स्टीव जॉब्स कहते थे डिजाइन ये नहीं है कि क्या दिख रहा है, डिजाइन का मतलब है काम कैसे करता है प्रोडक्ट, काम कैसे करता है प्रोडक्ट है क्या। कई लोग डिजाइन को खाली डिजाइन समझते हैं, बाहरी डिजाइन। तो डिजाइन के लिए सबसे पहले डिजाइन थिंकिंग के लिए एकदम बिगिनर माइंडसेट से शुरू करो। एकदम ऐसे सोचो जैसे मुझे कुछ नहीं आता। तो उसमें अपने आप से सवाल करो, अजम्पशंस के साथ मत चलो, खूब सवाल करो। सवाल करने का तरीका क्या है, इसको बोलते हैं वाई एनालिसिस। वाई जितना वाई एनालिसिस, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, इसका वाई, वेयर, हु, व्हेन, ये सब जब चीजें अपने आप से सवाल करना शुरू करोगे तो समझोगे कस्टमर का बर्निंग प्रॉब्लम क्या है और उसको कैसे सॉल्व करूं कि कस्टमर मेरे बिना ना सॉल्व कर पाए कभी भी। तो ये आप प्रॉब्लम जब तक पूरी तरह एस्टैब्लिश नहीं होगी बात बनेगी नहीं। फोकस यूजर रहना चाहिए आपका, यूजर को सेंटर में रखना है, कस्टमर को सेंटर में रखना है। तो फिर से बताता हूं आपको इस चैप्टर का लेसन क्या है, वाई। जितना जरा पूछोगे ये क्यों 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 क्यों, तो एक्चुअली कारण के पीछे का कारण, रीजन के पीछे का रीजन। एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको, बिना एग्जाम्पल के बात समझाने में मजा नहीं आएगा। जैसे हमने सोचा कि हम यंगस्टर्स के लिए, लड़कियों के लिए कोई फूड प्रोडक्ट, फूड रेंज बनाना चाहते हैं, पर पहले हमने जाकर देखा उनकी लाइफ कैसी है। तो हमने क्या देखा, एक लड़की को लिया तो वो हेल्दी खाना नहीं खा रही। तो आपका सवाल होना चाहिए भाई हेल्दी खाना क्यों नहीं खा रही। तो जवाब में क्या पता चला, क्योंकि वो टेक अवे से मंगाती है, रेस्टोरेंट से मंगाती है। अब आपको अगला सवाल क्या होना चाहिए, रेस्टोरेंट से क्यों मंगाती है भाई, फिर से भाई रेस्टोरेंट से क्यों मंगाती है, क्योंकि उसका फ्रिज और कबर्ड खाली पड़ा हुआ है, उसके पास खाने को है नहीं घर पे, इसलिए रेस्टोरेंट से मंगाती है। तो अगला सवाल क्या आना चाहिए, उसका फ्रिज और कबर्ड खाली क्यों है, वाई। ओहो, उसका फ्रिज और कबर्ड खाली इसलिए है क्योंकि वो ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए जा नहीं पा रही है। तो अगला सवाल क्या होना चाहिए, ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए क्यों नहीं जा रही है। तो पता चला कि ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए इसलिए नहीं जा रही क्योंकि उसके पास सुपरमार्केट जाने का टाइम ही नहीं है। पे जाने का टाइम क्यों नहीं है, तो जवाब आया क्योंकि उसके वर्क आवर्स बहुत लंबे हैं। तो जब आपने 4, 5, 6 बार वाई किया तो रूट कॉज समझ में आया, लैक ऑफ टाइम। तो सोल्यूशन क्या होगा, एफिशिएंसी एंड कन्वीनियंस। तो अब प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे हम। तो फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा, वर्किंग प्रोफेशनल नीड्स क्विक कन्वीनियंट सोल्यूशन फॉर ईटिंग हेल्दी। तो सोल्यूशन निकल कर क्या आया, इसको बोलते हैं वाई। जितना जरा सवाल करोगे कस्टमर एम्पैथी उतनी समझ पाओगे। ये लगे रहना मेरे साथ में। आज का सेशन थोड़ा 1.5 घंटे से लंबा लूंगा क्योंकि आज मैं स्टोरीज ज्यादा दे रहा हूं, इसलिए आपको कह रहा हूं भागने में नुकसान है, भाग लेने में, भाग लेना मतलब पार्टिसिपेट करना, और भाग जाना, भाग लेने में बहुत फायदा है आपका। कर रहा हूं मैं आपके फायदे की बात, सीख लिया, सुधर जाएंगे सारे हालात। तो जब ये वाई एनालिसिस कर रहे हो तो सोल्यूशन पे आइडिएट करो, ब्रेनस्टॉर्म करो टीम के साथ, क्या सोल्यूशन होना चाहिए, अकेले मत करो। बेस्ट वर्स्ट आइडिया कॉन्टेस्ट रन कर दो अपनी टीम में। स्टोरी बोर्डिंग करो, पूरी स्टोरी बोर्डिंग करो, कस्टमर ऐसे खरीदेगा, ऐसे यूज करेगा, ऐसे इस्तेमाल करेगा, उसको ये मजा आएगा, ये नुकसान होगा, ये फायदा होगा। अपनी अजम्पशंस को सवाल करो, अपनी अजम्पशंस को क्वेश्चन करो। जो आपने अज्यूम किया है ये लॉन्च करूंगा, उसको भी सवाल करो, उसको ऊपर भी खूब सवाल उठाओ, उसके ऊपर भी देखो कि वेयर कैन आई गो रॉन्ग, मैं कहां गलती कर सकता हूं, कस्टमर को सेंटर में रख के। तो जब आप प्रोटोटाइप बना लोगे ना, फिर उसके बाद छोटे से कस्टमर बेस के साथ या अपनी टीम के साथ उसको शेयर करो। ये एक्सपेरिमेंटल फेज है आपका। हाँ, हो सकता है एक्सेप्ट हो सकता है रिजेक्ट हो सकता है इंप्रूव करना, हो सकता है री एग्जामिन करना हो। तो ये गाइडलाइंस हैं आपके लिए लेकिन ये नहीं है कि बैठे रह जाऊं, शुरू कर दो बनाना। परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, पहला प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता। डोंट स्पेंड टू मच टाइम, बस यूजर को माइंड में रख के बनाना शुरू करो, इंप्रूव करते जाओ, बनाना शुरू करो, इंप्रूव करते जाओ, टेस्ट करो, बनाना शुरू करो, इंप्रूव करते जाओ, अपने प्रोटोटाइप को टेस्ट करो, बनाना शुरू करो, इंप्रूव करते जाओ। कस्टमर को सेंटर में रखो, आपको इश्यूज मिलते जाएंगे और फाइनल प्रोडक्ट इंप्रूव होता रहेगा। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी के लिए यह है कि मुझे मालूम है 1.5-2 घंटा बैठना आसान नहीं होता है। आप चकदे में शाहरुख खान ने 70 मिनट मांगे थे, मैं आपसे 10 दिन मांग रहा हूं, और 10 दिन की लर्निंग एक तरफ है और आपकी पूरी 1 जन्म की लर्निंग या 10 जन्म की लर्निंग कह दूंगा एक तरफ है। हाँ, तो जब आप बनाते हो, जब आप ये डिजाइन थिंकिंग करते हो, मैं आपको एक इससे कोई स्टोरी सुनाता हूं। आपको एयरबीएनबी की कहानी से शुरू करता हूं। एयरबीएनबी क्या है आपको पता है, हमारे जैसे ओयो है, थोड़ा सा डिफरेंट मॉडल है पर सिमिलर चीज है। बिगेस्ट ऑनलाइन रेंटल है, होम का, होटल का, अपार्टमेंट्स का, होम स्टे अक्रॉस द वर्ल्ड सबसे ज्यादा बेचता है।
तो जब ये शुरू हुआ ना एयरबीएनबी, इनकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आता था, लोग आते थे, पर इन कन्वर्ट नहीं होते थे, कन्वर्जन नहीं होता था, लोग इनके प्रोडक्ट सर्विसेज को यूज नहीं करते थे। तो उन्होंने जब स्टडी किया तो समझ में आया कि कॉमन पैटर्न है कि जो पिक्चर्स अपलोड करी हुई स्मार्टफोन से खींच के घरों के लोगों ने पिक्चर अपलोड की है कि भाई हम किराए पे अपना घर चढ़ा रहे हैं, आ जाओ। अब वो फोटो के अंदर क्वालिटी और नीटनेस आती नहीं थी क्योंकि मोबाइल से खरीदा हुआ था और पूरा घर दिखाया नहीं हुआ था और लोगों को आइडिया नहीं पता चलता था मैंने रुकना कहाँ पे, रहना कहाँ है, बेडरूम कहाँ है, ड्राइंग रूम कहाँ है, बैल्कनी कहाँ है, वॉशरूम कैसा है, क्योंकि थोड़ी बहुत पिक्चर डालते थे मोबाइल से खींच के और लोग, ट्रैफिक आता था वेबसाइट पे लेकिन कमरे किराए पे चढ़ते नहीं थे, बुकिंग होती नहीं थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक स्केलेबल सोल्यूशन लेकर के आते हैं प्रोफेशनल एचडी कैमरास का, और रीजन वाइज, शहर वाइज इन्होंने एक टीम खड़ी कर दी कि जिसको भी चढ़ाना हो उसके लिए एक बार शुरू में पहले सपोर्ट के लिए फोटोग्राफ खींचेंगे वहां पे और कस्टमर की अच्छी प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स को लिस्ट करेंगे और ब्यूटीफुल हाई रेजोल्यूशन पिक्चर लिस्ट करेंगे। बस एक ही हफ्ते के अंदर इनके रेवेन्यू हर हफ्ते डबल होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि अंदर घुसे थे, है ना, अंदर घुस। नहीं तो क्या करते गलती, और ऐड लगाते और ट्रैफिक आता, फिर कन्वर्ट नहीं होता, और ऐड लगाते और ट्रैफिक आता, कन्वर्ट नहीं होता, बहुत नुकसान में चले जाते हैं। हमारे यहाँ साउथ इंडिया में एक सोशल सर्विस की टीम आरंभ, जिसने बहुत बढ़िया काम किया, क्योंकि जो स्कूल के बच्चे होते हैं ना, हमारे यहाँ स्कूल के बच्चे, इंडिया में बहुत खराब हालत होती है, ना लिखने पढ़ने के लिए टेबल होती है सरकारी स्कूलों में, ना स्कूल बैग्स होते हैं, ना कुर्सी होती है, उसके चक्कर में वो जमीन पे बैठते हैं, झुक के बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, और उसके कारण क्या हुआ, गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, आंखें कमजोर हो जाना, पुअर आई साइट हो जाना, हैंड राइटिंग साफ नहीं आना। तो उन्होंने कहा पैसे नहीं है हमारे पास में, लेकिन हमें क्या प्रोडक्ट लेकर के आए जो इकोनॉमिकली वायबल हो और बड़े स्केल पे प्रोड्यूस कर सके। तो आरंभ ने क्या किया, इस प्रॉब्लम को ध्यान से समझा और बच्चों को देखा कैसे बैठेंगे, उनके लिए कैसे काम चलेगा। तो गत्ते इन्होंने कार्टन्स, कॉर्पोरेट से, रिटेलर से, कॉर्पोरेट हाउसेज से, रिटेल आउटलेट से यूज्ड कार्टन्स देने शुरू करे, गत्ते के कार्टन होते हैं ना, और उनको फोल्ड करके एक पोर्टेबल राइटिंग डेस्क बना दिया। तो फिर इन्होंने सोचा इससे अभी स्कूल बैग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो डेस्क तो बन रहा है, तो इन्होंने क्या किया, उसी को ऐसा चेंज किया कि उसी से ही इन्होंने उसको फोल्ड करो तो स्कूल का बैग बन जाए, किताबें डाल दो, और जैसे स्कूल में बैठे तो उसी को फोल्ड करें दोबारा तो वो टेबल बन जाएगी, उससे बैठ करके लिख सके। तो बच्चों की हैंडराइटिंग भी अच्छी हुई, कमर भी सीधी रहने लगी और उनकी आई साइट भी ठीक रहने लगी। और इन्होंने क्या किया, ये सारा का सारा इन्होंने 14 रुपए के अंदर बिल्ड कर दिया। आप यहाँ सामने प्रोटोटाइप देख सकते हैं, इसको स्केल किया बाद में, और यही इनका डेस्क भी बन जाता था, वही बच्चों का बैग भी बन जाता था, बच्चे इसको टांग करके भी जाते थे, और टांगने के लिए भी गत्ते का रस्सी से बना दिया उन्होंने, ईजी हो गया उनकी लाइफ। डिजाइन थिंकिंग के थ्रू जाते हैं, जब कंज्यूमर एम्पैथी के थ्रू जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, LifeSaving का। भारत के अंदर लाखों महिलाएं ऐसी हैं जिनको आयोडीन डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट डिजीजेज हो जाती है औरतों को। और क्यों? उसके लिए सरकार फ्री की दवाइयां तो दे रही हैं, सप्लीमेंट्स दे रही हैं आयोडीन के, लेकिन औरतें वो दवाई लेने जाती नहीं, क्योंकि औरतें कहती है मेरे को बीमारी थोड़ी है तो दवाई खाऊंगी, लेकिन उनको आयोडीन की कमी हो जाती है। तो रियल चैलेंज था इन औरतों को दवाई दे कैसे इनके मुंह में दवाई डाली जाए, क्योंकि दवाई फ्री में मिल रही है तो भी नहीं खाते। तो इन्होंने औरतों की जिंदगी को स्टडी किया तो देखा कि भारत के अंदर ट्रेडिशनली महिलाएं जो है सब बिंदी जरूर लगाती हैं, और जो बिंदी लगाती हैं, बिंदी हमारे यहाँ ट्रेडिशनल सिंबल है ब्यूटी का हमारे भारत देश में। तो इन्होंने क्या किया कि उस बिंदी को इन्होंने उठाया और देखा कि अगर 150 से 200 माइक्रोग्राम आयोडीन चाहिए होती है, उसको बिंदी के अंदर ऐसे सेट कर दिया कि अगर वो बिंदी लगाएगी तो बिंदी से डिस्पेंस होकर के वो आयोडीन बॉडी के अंदर जाएगा। तो उन्होंने कहा दवाई दे दो तो वो नहीं खरीदेगी, बिंदी बांटनी शुरू कर दो तो बिंदी जरूर ले जाएंगे। तो औरतों को जब फ्री बिंदी दी, उन्होंने फ्री बिंदियां लगाई तो उससे आयोडीन उनके अंदर जाने लगा, क्योंकि बिंदी के पीछे लेयर पे आयोडीन चिपका दिया था, और इससे क्या हुआ, ड्रास्टिकली फॉल डाउन हुआ, सारी वो डेफिशिएंसी, फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट कैंसर वगैरह कम हो गए। क्यों? क्योंकि उसको आयोडीन मिलने लग गया। इसलिए इसका नाम रखा LifeSaving, एक ऐसी डॉट जो आपकी जिंदगी बचा रही है। तो आपकी भी जिंदगी तभी बचेगी जब आप भी पूरा का पूरा कोर्स अटेंड करोगे और एक बार में अटेंड करोगे। हाँ, एक ही बार में मौका। अभिमन्यु जो थे अर्जुन के पुत्र, चक्रव्यूह वो तोड़ नहीं पाए, मालूम क्यों? क्योंकि माता सुभद्रा बीच में सो गई थी, और सुनते सुनते प्रोसेस के बीच में सो गई। इसलिए आपसे भी कह रहा हूं, सोना मत भाई। अगर आपने भी बीच में ले लिया रेस्ट तो बिजनेस के चक्रव्यूह में नहीं कर पाओगे अपना बेस्ट। एक और उदाहरण देता हूं आपको, उबर ईट्स का। ये स्विगी जोमेटो बाद में आए, पहले यूएस के अंदर उबर ईट्स आया था, और उबर ईट्स ने क्या किया, अपनी उबर की टैक्सी के साथ में खाने डिलीवरी का मॉडल बनाया था। उन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या डिफाइन करी, लोगों को खाने की ज्यादा ऑप्शंस मिल सके, एक रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने की जगह कहीं से भी कर सके। दूसरा, रेस्टोरेंट का धंधा बढ़ जाए,
क्योंकि उसके बाद डिलीवरी का धंधा आ जाएगा, दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तीसरा, जो टैक्सी चलाता है उसको एडिशनल इनकम हो जाए। ये 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिली। लोगों को खाने की ज्यादा ऑप्शंस मिल जाए, रेस्टोरेंट जो खाना बेच रहा है उसको डिलीवरी के लिए से और ज्यादा रेवेन्यू करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाए, और जो टैक्सी ड्राइवर है उसको एक और सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए। तो उन्होंने इंटरव्यू किए, टैक्सी ड्राइवर्स के इंटरव्यू किए, रेस्टोरेंट ओनर्स के इंटरव्यू किए और कस्टमर्स के इंटरव्यू किए। इंटरव्यू करने के बाद रियल यूजर डिलीवरी पार्टनर रेस्टोरेंट के साथ जब इन्होंने डिस्कस किया तो इमर्शन टेक्निक लगा के डिजाइन थिंकिंग की। इन्होंने क्या किया, ऑप्शन दिया ड्राइवर को कि अपनी राइड के साथ साथ उसी जर्नी पे वो खाना भी लेके जा सके। तो टेक्नोलॉजी और डिजाइन थिंकिंग को जोड़ के उबर ईट्स ने इस कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स के सोल्यूशन को, डिलीवरी के सोल्यूशन को सॉल्व किया। तब पहली बार उबर ईट्स आया था, उसके बाद यहाँ पे स्विगी जोमेटो वगैरह आए। ये डिजाइन थिंकिंग ऐसा अद्भुत कॉन्सेप्ट है ना कि आपने अपने प्रोडक्ट को नहीं बदला लेकिन सर्विस की छोटी सी चीज बदली। मेरी अगली कहानी में पिल पैक दवाई घर पे भेजने वाली एक कंपनी थी, और बाद में एक छोटे से इंप्रूवमेंट के कारण डिजाइन थिंकिंग के ये कंपनी आज से कई साल पहले $1 बिलियन में बिकी अमेजॉन के पास। पिल पैक जो है दवाई खाने के तरीके को कस्टमर की जिंदगी में घुस के उसको सॉल्व किया। मैं समझाता हूं आपको। हर 7 में से 1 आदमी भारत में ऐसा है जो दिन में कम से कम 3 बार दवाई खाता है, और उसमें से 40% पेशेंट्स ऐसे हैं जो WHO बताता है जो प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन एग्जैक्टली खाते ही नहीं है, भूल जाते हैं, कुछ छूट जाता है, कुछ मिस हो जाता है। और खासतौर से एक उम्र के बाद जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसको सारी दवाइयां याद रखना मुश्किल रहता है। ये उस जर्नी में घुसे पिल पैक। और यंगस्टर्स के लिए कई बार प्योर लेजीनेस होती है कि वो दवाई खाना भूल जाते हैं, मल्टीपल मेडिकेशन का हैसल हो जाता है। तो पिल पैक ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी जो कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के कैप्चर करके डिजाइन थिंकिंग अप्रोच से अपनी ब्रांड स्ट्रेटजी को बदला। इनको बहुत रिव्यूज मिले इनके बिजनेस मॉडल में। क्या चेंज किया था? 2014 के अंदर टाइम्स मैगजीन ने पिल पैक को साल का सबसे अच्छा इन्वेंशन माना था, और एक छोटा सा चेंज किया। दवाइयां नहीं बनाई इन्होंने, दवाई खिलाने के तरीके को बदला। इसको अमेजॉन ने $1 बिलियन में 2018 में खरीदा था। क्या किया इन्होंने? DTDPD, बस ये फॉर्मूला था इनका, DTDPD, यानी कि एक छोटा सा पैकेट बनाएंगे और उस छोटे छोटे बहुत सारे पैकेट बनाएंगे, और उस पैकेट के अंदर टोटल मिला के 5 चीजें लिखेंगे। पहला डी का मतलब है डे, किस दिन, फॉर एग्जांपल सोमवार के दिन। उसके बाद है टाइम मतलब पैकेट पे लिखा हुआ सुबह 8 बजे। फिर लिखा हुआ डेट मतलब कि तारीख क्या है उस दिन, 12 अगस्त। फिर लिखा होगा पिल, कौन कौन सी पिल खानी है, उस पिल के नाम होंगे। फिर लिखा होगा डोजेज मतलब कितनी गोलियां खानी है। DTDPD, डे, टाइम, डेट, पिल और डोजेज। ये इन्होंने शॉर्ट करके दवाइयों का पत्ता नहीं भेजा, दवाइयों को काट के छोटे छोटे पैकेट बना करके डोजेज के हिसाब से भेजे। अब इससे आदमी को सारा हैसल खत्म हो गया, कब कौन सी खानी है। आप पिक्चर में देख रहे हैं, इतना इजी कर दिया DTDPD के साथ में, इस फॉर्मूला के साथ में, कि ये कंपनी को केवल दवाई घर पे पहुंचाने के तरीके में छोटे से चेंज के कारण उस समय $1 बिलियन में बिकी। दवाई सारे ही भेज रहे थे, इनके भेजने का तरीका अलग था। मैं अगली कहानी सुनाता हूँ कि कैसे कस्टमर के जीवन में घुसे ओरल बी टूथब्रश का बहुत बढ़िया ब्रांड था, लेकिन छोटे बच्चे 90s में ओरल बी का टूथब्रश नहीं खरीदते थे, यूज ही नहीं करते थे, और मार्केट इनकी वहां बढ़ी नहीं रही थी। इन्होंने डिस्काउंट दिए तो भी नहीं चला, फ्री गिफ्ट दिए तो भी नहीं चला, स्कीम्स बनाई तो भी नहीं चला, डिजाइन चेंज किए नहीं चला, कूपन साथ में दिए नहीं चला, खूब मार्केटिंग करी, ब्रांडिंग करी, एडवर्टाइजिंग करी, नहीं चला। 23% मार्केट शेयर था इनका बच्चों के लिए, और वही 23% के आसपास और भी ब्रांड्स का था। तो ये कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, परेशान थे, रुका हुआ था धंधा, वहीं का वहीं अटका हुआ था। इन्होंने डिजाइन थिंकिंग का प्रिंसिपल अप्लाई किया। डॉक्टर्स को, साइकोलॉजिस्ट को, पेरेंट्स को, पीडियाट्रिशियन यानी कि बच्चों का डॉक्टर, उसको, डेंटिस्ट को और छोटे बच्चों को, इन सबको इंटरव्यू किया। 6 तरह के इंटरव्यू जिन्होंने किए। इंटरव्यू करके समझ में आया कि जो बच्चे के हाथ में ब्रश है, आप ब्रश को ऐसे पकड़ते हो, बच्चा ब्रश को ऐसे पकड़ता है, ऐसे, और ऐसे पकड़ के करता है तो उसको चोट लगती थी, अंदर चोट लगती थी, जोर जोर से लगता था, पंचिंग, हर्टिंग होता था दांतों में, या गिर जाता था नीचे। इन्होंने क्या किया, उस ब्रश को छोटा किया, ग्रिप को मोटा किया, कलरफुल किया। जब ग्रिप को मोटा किया तो उसके लिए पकड़ना आसान हो गया बच्चे के लिए। एक छोटे चेंज के कारण, इसी चेंज के कारण जो कि इंटरव्यू करके किया इन्होंने, इसको बोलता हूं मैं डिजाइन थिंकिंग, मार्केट शेयर इनका 23% से 72% हो गया, और ओरल भी चैंपियन बन गया। पर चेंज कैसे किया? इस चेंज को अपने हिसाब से, अपने इंट्यूशन पे नहीं किया। आपको भी यही सिखा रहा हूं, अपडेटेड वर्सेस आउटडेटेड। सक्सेस का ऐसा सोर्स कहीं नहीं मिलेगा भाई, सारी दुनिया में 10 दिन वाला MBA ऐसा कोर्स कहीं नहीं मिलेगा। अब मैं आपको अगली कहानी पे लेके जाता हूं, डिजाइन थिंकिंग पे। नाइकी ने क्या किया, दुनिया भर में नाइकी का डंका
चल रहा था, खूब डंका बोल रहा था, पर नाइकी जब नाइकी ने एक क्या चेंज लेकर के आया, ट्रांसपेरेंट शूज लेके आया, ट्रांसपेरेंट पैनल, जिससे अगर किसी को अपनी सॉक्स का दिखावा करना है कि कौन से ब्रांड के अंदर नाइकी की सॉक्स पहनी है तो वो भी दिखाई पड़ सके, तो पूरा जूता ट्रांसपेरेंट था नाइकी का। और वो यूएस में धीरे धीरे फैशन स्टेटमेंट बन गया कि लोगों ने ट्रांसपेरेंट जूते पहनने शुरू कर दिए जिसमें अंदर पैर और अंदर सॉक्स साफ दिखाई पड़ रही थी। अब ये इंडिया में आया, फेल हो गया, क्योंकि इंडिया में लोग छेद वाले मोजे पहनते हैं। इंडिया में कल्चर फैशन से ज्यादा, जो इंडिया में फैशन कल्चर नहीं, किफायत कल्चर है, पैसा बचाना कल्चर है। मौजों में छेद होता है फिर भी पहनते रहते हैं, मौजे पुराने हो गए फिर भी पहनते हैं, मौजे किसको देखने, मौजे किसको देखने। हमारे यहाँ कल्चर अलग है भारत में। भारत का कल्चर क्या है, यहाँ पे नया सामान इस्तेमाल करने का कल्चर नहीं है। नया सामान घर में पड़ा तो भी नहीं करेंगे। डिनर सेट तब निकलता है घर पे जब मेहमान आते हैं। नई साड़ी तब पहनूंगे जब किसी की शादी होगी। नया सूट किसी फंक्शन में निकालेंगे। नया पर्स पड़ा हुआ, अरे ये किसी को गिफ्ट करने के लिए काम आ जाएगा। और छेद वाले मौजे वो तो पहनते ही हैं, और जब मौजा और पुराना हो जाता है तो उसको सफाई का कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट अभी कुछ समय पहले किंग चार्ल्स जो है, किंग चार्ल्स 3, उसने भी छेद वाली सॉक्स पहनी थी। लोग खैर बुरा नहीं माने, लोगों ने उसको खैर वही किया, क्या अप्रिशिएट ही किया कि यार ये तो बड़ा कम खर्चीला आदमी है राजा होने के बावजूद भी। तब नाइकी वापस गया और भारत में जब जूते लेकर के आया तो स्वेट एब्जॉर्बेंट शूज लेकर के आया, क्योंकि भारत के लोगों को पसीना ज्यादा आता है, यहाँ पे गर्मी ज्यादा है, यहाँ हीट ज्यादा है। केवल नॉर्थ के कुछ हिस्से हैं जहाँ पे 3-4 महीने सर्दी रहती है, वरना पूरे देश में लगभग गर्मी ही रहती है। तो उन्होंने स्वेट एब्जॉर्बेंट शूज लेकर के आए। ये क्यों लेकर के आए, कैसे लेकर के आए, इसी को बोलते हैं हम लोग डिजाइन थिंकिंग। तो हमने आज के इन अध्यायों में ये समझा कि अब प्रोडक्ट डेवलप कर लिया, प्रोडक्ट डेवलप करने के हमने काफी तैयारी कर ली, तो अब क्या कैटेगरी ठीक है कि नहीं है, कैटेगरी मैनेजमेंट, कैटमैन स्ट्रैटेजी, मेरा तीसरा अध्याय आज का। कैटेगरी मैनेजमेंट को बोलते हैं कैटमैन। देखो, छुट्टियों में जब नानी के घर जाते थे आप कभी, या दादी के घर जाते तो क्या होता था, दादी की तो खैर अपने यहाँ रहती है, नानी के घर जाते थे तो सारे कजन एक कमरे में सोते थे और मम्मी, सारी की सारी मम्मियां एक कमरे में सोती थी। रेस्टोरेंट खाने जाओ तो भी यही होता है, वेज वाले सारे एक तरफ हो जाते हैं, नॉन वेज वाले एक तरफ होते हैं। इसको बोलते हैं कैटेगरी, कैटेगरी मैनेजमेंट। शॉपिंग मॉल में भी यही होता है, फ्रेश अराइवल अलग जगह पड़ा होता है, डिस्काउंट वाला अलग जगह पड़ा होता है। तो आपको भी अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी बनानी है। सब हॉच पॉच ना हो, इसीलिए कैटेगराइज कर देते हैं ताकि मेमोराइज करने में आसानी हो सेलर और बायर को भी। ठीक से बांटोगे नहीं तो फिर मिलेगा नहीं ढंग से। तो कैटेगरी मैनेजमेंट में बेसिकली मैं आपको आज 12 पॉइंट बताने वाला हूं, 12 पॉइंट जिससे आप कैटेगरी डिसाइड करोगे कि इस कैटेगरी में मुझे जाना है कि नहीं जाना। तो पहला पॉइंट, जो प्रोडक्ट आपने डिजाइन थिंकिंग से प्लान किया, क्या आपके रेवेन्यू को, टॉप लाइन को एग्रेसिवली कंट्रीब्यूट करेगा, क्या ये बहुत तेज बिकेगा। दूसरा, अगर हाँ तो क्या ये आपके प्रॉफिटेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करेगा, यानी कि इसमें मार्जिन बच रहा है कि नहीं बच रहा। अगर हाँ, तीसरा, इसको बनाने में कितना एफर्ट जाएगा, वो एफर्ट मैं लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता हूं, इसको इवैल्यूएट करो। भाई साहब, ये प्रैक्टिकल एमबीए करा रहा हूं मैं, इतनी प्रैक्टिकल एमबीए करा रहा हूं, कोई इस तरह के सवाल नहीं देगा आपको। साथ में मैनुअल दिया है, आप इस मैनुअल का जिंदगी भर इस्तेमाल करोगे, इसको टिक करोगे साथ में मैनुअल में। चौथा, ये जो सब कैटेगरी आप बनाने जा रहे हो, जो नया प्रोडक्ट आप ऐड करने जा रहे हो, ये क्या इसका ये लो क्वालिटी प्रोडक्ट तो नहीं है। ऐसा ना हो कि आपने ये लॉन्च किया, इसके चक्कर में आपके बाकी माल भी बिकने बंद हो जाएं। ये भी हो सकता है कि ये आपने लॉन्च किया और ये इतना खराब निकला, सब क्वालिटी का निकला, लो क्वालिटी, सब स्टैंडर्ड निकला, कि इससे आपका ब्रांड इतना ओवरऑल खराब होगा कि बाकी सामान भी लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। हाँ, पांचवा, अब आप ये प्रोडक्ट बना रहे हो ना, बनाते वक्त पांचवा, जो इस माल को बनाने में और बेचने में मुझे मैन पावर चाहिए, क्या वो मैन पावर बाजार में आसानी से अवेलेबल है कि नहीं। छठा, ये जो नया कैटेगरी है, ये मेरी ब्रांड आइडेंटिटी को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे मैंने बताया, कोलगेट फ्रोजन फूड में आ गया, मैकडॉनल्ड्स सैलेड्स के अंदर आ गया, नहीं चला। एक दफा ऐसे ही पेप्सी भी ट्रांसपेरेंट पेप्सी लेके आया था एक टाइम पे, व्हाइट पानी जैसी पेप्सी, 90s की बात कर रहा हूं, नहीं चला क्योंकि लोगों को कैफीन चाहिए था, ब्लैक पेप्सी चाहिए थी। सातवां, ब्रांड आइडेंटिटी समझ गए आप कि आपकी ब्रांड आइडेंटिटी को मैच करता है नहीं करता। जैसे पतंजलि जीन्स लेके आया, ब्रांड आइडेंटिटी को मैच नहीं करता, जीन्स स्वदेशी लगती नहीं है नेचर में। सातवां, ये जो नया प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं, ये आपकी आइडेंटिटी को मैग्नीफाई कर रहा है, ग्लोरीफाई कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है, आपकी आइडेंटिटी को बढ़ा रहा है या आपकी आइडेंटिटी को खराब कर रहा है। आठवां, जो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हो, इसका रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं है बाजार में, इसकी पैकेजिंग और फाइनल प्रोडक्ट कैसा बनेगा। तो कई बार ऐसा होता है, आप कोई चीज बनाने जा रहे हो, आप बनाना चाहते हो, लेकिन उसका रॉ मटेरियल आपको इंपोर्ट करना पड़ता है या अवेलेबल नहीं है, वहां से इंपोर्ट करना पड़ रहा है जहां ड्यूटी ज्यादा पड़ रही है आपको। अब इसके बाद आता है नौवा है कि क्या ये प्रोडक्ट जो बनाने जा रहे हो सीजनल है कि पूरा साल चलेगा।
ये सवाल बहुत वैल्यूएबल सवाल है। इन सवालों को मैं कोई गैस नहीं दे रहा, रियल कंटेंट दे रहा हूँ, कुछ हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। इन सवालों का उत्तर दोगे ना, बिजनेस में कहां से कहां पहुंच जाओगे भाई साहब। ये एमबीए से जे करवाएगा पूरे देश में। अब 10वां, इस प्रोडक्ट का टोटल मार्केट साइज कितना है वो कैलकुलेट करो। इस प्रोडक्ट को खरीदने वाले ऐसे तो नहीं है कि मछली को पकड़ने वाली जाली बनाने वाली कंपनी का रॉ मटेरियल दूंगा मैं। मछली को पकड़ने वाली जाली बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल सप्लाई करूंगा उसका मार्केट साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा। आपको देखना मार्केट साइज कैसा है। जैसे हेल्थ की इंडस्ट्री है, उससे मार्केट साइज बहुत बड़ा है। ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, मार्केट साइज बड़ा है। आप देखो इसका टोटल कस्टमर बेस, इसका कितना पोटेंशियल कस्टमर बेस है, 11वां। आपको ये देखना है कि ये फास्ट मूविंग है, स्लो मूविंग है, नॉन मूविंग है। एबीसी एनालिसिस करो इन्वेंट्री का। ऐसा ना हो जाए ये माल फंस जाता हो, और फंसेगा तो आपका वर्किंग कैपिटल फंसेगा, जिससे आता है मेरा 12वां पॉइंट कि इस धंधे को चलाने में कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए, कितने महीने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, इस नई कैटेगरी को बिल्ड करने के लिए, इस नए प्रोडक्ट को बिल्ड करने के लिए मुझे कितने दिन का रनवे चाहिए। हवाई जहाज उड़ने से पहले थोड़ी देर जमीन पर चलता है, और जमीन पर चलता है, स्पीड पकड़ता है, उसके बाद उड़ता है, उसको बोलते हैं रनवे। ऐसे ही धंधे में नया प्रोडक्ट को बिल्ड करने के लिए आपको रनवे चाहिए। कितने महीनों की सैलरी बांटनी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए नई मैन पावर लेके आओगे। जब तक ये बाजार में उतरेगा, हो सकता है आपको 6 महीने लग जाए उस रनवे पे, 9 महीने लग जाए। तो क्या 9 महीने के लिए जो भी आपने 10 20 50 आदमी रखे, उनके लिए तनख्वाहें बांटने के लिए, बना करके पैसा ब्लॉक करने के लिए, माल को बनाने के लिए, माल को प्रोक्योर करने के लिए इन्वेंट आपके पास में वर्किंग कैपिटल है कि नहीं है। ये 12 चीजों को इवैल्यूएट करके आप अपने प्रोडक्ट को डेवलप करोगे। अब जब प्रोडक्ट को डेवलप करोगे, देखो क्या उस प्रोडक्ट के साथ एंसिलरी प्रोडक्ट है जो बार बार बिक सकता है। उसको बोलते हैं मेरा अगला टॉपिक बेट एंड हुक मॉडल।